नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ भारत एक उभरती हुई ताकत का भाग 4 वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत एक बड़ी राजनीतिक और राजनयिक ताकत के रूप में किस प्रकार से उभर रहा है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने सैन्य ताकत के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक और राजनयिक ताकत के रूप में ये किस प्रकार से अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी वैश्विक पहचान बनाए हुए हैं। विद्यार्थियों, भारत एक बड़ी राजनीतिक और राजनयिक ताकत के रूप में उभर रहा है। हम ऐसे विश्व में जी रहे हैं विद्यार्थियों, जहां नित्य चुनौतियों के साथ बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और हमारी विदेश नीति की मुख्य चुनौती एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को बनाए रखने की है जिससे कि बाहरी देश जो है हमें हमेशा हर पल सहयोग देते रहें, विभिन्न प्रकार के शांति कार्यों में भी सहयोग दें, शांति के समय भी सहयोग दें और विश्व में होने वाली उथल पुथल या हम कहें कि विभिन्न प्रकार के विवादों में भी जो है हमें सहयोग प्रदान करते रहे विश्व के अन्य देश। इस प्रकार की राजनीतिक और राजनयिक ताकत बनाए रखने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। विद्यार्थियों, हम यहाँ देखते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ भारत के किस प्रकार के रिश्ते जो हैं बने हुए हैं। 2005 में चीन की प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ भारत आए और भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि फ्री ट्रेड की स्थापना को लेकर वार्ता के विभिन्न दौर चले। नवंबर 2006 की बात करें तो चीन के राष्ट्रपति हू जिताओ ने भारत आए और इस अवसर पर 13 समझौते हुए, 13 कॉन्ट्रैक्ट हुए और चीन के औपचारिक रूप से सिक्किम को भारत का अंग मान लिया गया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी मेंबरशिप के प्रति सकारात्मक रुख का परिचय भी दिया। भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच भी विभिन्न बैठकें हुई और भारत पाकिस्तान के संबंधों में भी प्रगति हुई। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा, अमृतसर ननकाना साहिब बस सेवा और गोखरा पार मुनाबाव रेल संपर्क जैसे प्रस्तावों को अमल में लाने का विपक्षी संबंधों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। परंतु विद्यार्थियों, जब तक पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को किसी तरह का समर्थन जारी रहेगा, तब तक शांति प्रक्रिया हमेशा बाधित ही होती रहेगी। इससे हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा उभर रहा आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट को लेकर के आता है। भारत ने नेपाल में चल रहे घटनाक्रम के प्रति जो रुख अपनाया, व्यवहारिक भी है और आदर्शवादी भी है। हम चाहते हैं विद्यार्थियों कि नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना की जाए। सुनामी त्रासदी से निपटने में श्रीलंका को दी गई सहायता दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध का प्रतीक रही है। म्यांमार, अफगानिस्तान और मालदीव के साथ हमारे संबंध आज भी मजबूत बने हुए हैं। विद्यार्थियों, भारत की राय में चीन भारत के पड़ोसी देशों को भड़काने की कोशिश में लगातार जुटा रहता है और यह उसके लिए बड़ी चिंता का विषय होता है कि भारतीय के पड़ोसी देश जो हैं वो हमेशा उसके प्रति, भारत के प्रति हमेशा जो रुख है उसका वो नकारात्मक ही रुख रखते हैं। भारतीय थल सेना अध्यक्ष नरवणे की नवंबर में होने वाली यात्रा के दौरान उन्हें नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि उन्हें दी जाएगी और दोनों देशों की सेनाओं के बीच यह रस्म दशकों से चली आ रही है विद्यार्थियों, जिसकी बड़ी वजह लगभग 30,000 गोरखाओं का भारतीय सेना में कार्यरत होना और दोनों देशों के बीच भरोसेमंद साझेदारी कायम करता है। बात नेपाल तक ही सीमित नहीं है। हर पड़ोसी देश के साथ भारत के रिश्तों पर चीन का साया मंडराता रहता है। कुछ दिन पहले ही नरवणे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला के साथ म्यांमार के दौरे पर गए थे और नरवणे और श्रृंखला की म्यांमार यात्रा में भी चीन का साया मंडराता रहा। हाल ही में भारत ने म्यांमार को अपने एक लो क्लास सैन्य पनडुब्बी INS सिंधुवीर दे रहा है और स्पष्ट है कि म्यांमार के साथ सैन्य सहयोग पर खासा ध्यान दिया जा रहा है।
विद्यार्थियों, पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने अपने पड़ोसी देशों से नजदीकियां बढ़ाने पर जोर दिया। चाहे सितंबर में हुई भारत श्रीलंका वर्चुअल बैठक हो या मालदीव को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता, भारत की कोशिशें हमेशा जारी रहती हैं। अक्टूबर 19 से 21 तक चलने वाला भारत श्रीलंका संयुक्त सैनिक अभ्यास भी इसी का प्रमाण है। इसमें कोई दो राय नहीं विद्यार्थियों की, कठिनाइयों और उतार चढ़ाव के बावजूद पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान का छोड़कर दक्षिण एशिया के हर देश में भारत के संबंध बढ़े हैं और खास तौर पर पूर्वी और दक्षिण जल थल सीमाओं से जुड़े पड़ोसियों के साथ भी संबंध प्रगति पर हैं। हालांकि श्रीलंका से एक समय पर मतभेद व्यापक पैमाने पर थे, लेकिन अब वह अतीत का हिस्सा बन चुका है। बांग्लादेश के साथ भी ऐसे छोटे मोटे विवाद हुए, लेकिन मोटे तौर पर भारत का पड़ोसी देशों से रिश्ता समय समय पर होने वाले मतभेदों के बावजूद सुदृढ़ और मधुर बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो कटुतापूर्ण ही रहे हैं। इस सब के बावजूद विद्यार्थियों, हाल के सालों में पड़ोसियों को लेकर भारत में कहीं ना कहीं एक संशय अवश्य उपस्थित रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता दबदबा। वैसे तो चीन पिछले 70 से अधिक वर्षों से दक्षिण एशिया में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी दक्षिण एशिया के देशों के बीच पकड़ मजबूत बनी है। और यह भी सही है विद्यार्थियों की पिछले एक दशक में भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते उतने नहीं बढ़े हैं जितनी उम्मीद की जा रही थी। नेपाल हो या श्रीलंका या फिर बांग्लादेश, भीतर खाने कहीं ना कहीं चीन का एक कारण रहा है, जो हमेशा चीन जो है घुसपैठ करके किसी न किसी प्रकार से बरगलाता रहता है भारत के पड़ोसी देशों को भारत के प्रति। विद्यार्थियों, मोदी सरकार की एक नई एक शुरुआती कोशिश को अगर हम ध्यान से देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आते ही नेबरहुड फर्स्ट जैसी महत्वाकांक्षी नीति की शुरुआत की। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत दक्षिण के सभी सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं को मोदी के शपथ ग्रहण में न्योता भी दिया गया, लेकिन मोदी की शरीफ से दोस्ती रंग न ला सकी और उसका हाल ही में वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा और मनमोहन सिंह के तमाम प्रयासों जैसा ही हुआ। पिछले 4-5 सालों में पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का माहौल बना रहा और जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान में बौखलाहट जारी है और लगता नहीं कि संबंध आने वाले कुछ वर्षों में सुधर जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों की कड़वाहट का असर भारत के दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर भी पड़ा है, लेकिन भारत के पाकिस्तान के संबंधों में भी चीन की भूमिका ने इसे और पेचीदा और बहुत ही असमंजस वाला बना दिया है। पाकिस्तान से विवादों के चलते और खासकर कश्मीर पर पाकिस्तान के दबाव के कारण भारत ने पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण समूह की जगह बिम्स्टेक को वरीयता देना शुरू कर दिया है और मोदी की सत्ता में आने के बाद लगा कि शायद नेपाल और भारत के संबंधों में बेहतर दिन आएंगे। खुद मोदी ने नेपाल के साथ बेहतर रिश्तों की वकालत भी की थी, लेकिन बदलते घरेलू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत और नेपाल के संबंध कुछ इस तरह से बद से बदतर होते चले गए विद्यार्थियों कि एक समय भारत ने नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी भी कर दी। हाल ही में उठे भारत नेपाल सीमा विवाद ने परिस्थितियों को और बिगाड़ दिया और चीन के साथ नेपाल के नेताओं की नजदीकियों ने तनावों को एक नया रंग दे दिया और तमाम संकल्पों के बावजूद संबंधों में तनाव बना हुआ है। चीन से पार पाना फिलहाल कठिन दिख रहा है, लेकिन यह भी साफ है कि चीन को लेकर परिवर्तन की पहली बयार काठमांडू से ही बहेगी। हमें पड़ोसी देशों के एक ऐसे संघ की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है विद्यार्थियों, जिसके आधार पर हमारी ताकतों में सहक्रिया लाई जा सके और चुनौतियों से मुकाबला किया जा सके। आसियान सहित विश्व के विभिन्न भागों में इस प्रकार के उदाहरण सामने आए हैं। इसमें से किसी भी मॉडल को यहाँ उसी प्रकार रोपा नहीं जा सकता और न ही हो सकता कि इस प्रकार की व्यापक रूपरेखा बनाने की जरूरत भी ना पड़े कि, परंतु मेरा मानना यह है कि इसमें सभी के लिए लाभ की स्थिति बनी रहेगी। यह कार्य हम वैश्विक चुनौतियों की पृष्ठभूमि में करेंगे जिसमें कोई भी क्षेत्र अलग अलग नहीं हो। जैसा कि महामहिम शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब एशिया अंतर्राष्ट्रीय प्रगति के मुहाने पर है, हमें इस संबंध में सकारात्मक अनुक्रिया व्यक्त करनी है। आइए हम सब मिलकर इस क्षेत्र की समृद्धि, एशिया के उदय और विश्व की शांति के लिए कार्य करें। विद्यार्थियों,
संपूर्ण दक्षिण एशिया को एकजुट होकर के ही अपने आर्थिक विकास में आगे बढ़ना होगा, तभी हम आगे पूरे विश्व को चुनौती दे सकते हैं, पूरे विश्व में एक अपनी एक पैठ बना सकते हैं। यूरोपीय संघ और अन्य राष्ट्रों से हमारे संबंध घनिष्ठ और व्यापक हुए हैं। भारत और अमेरिका आर्थिक और रक्षा सहयोग की आवश्यकता पर सहमत है। अमेरिका के साथ मुक्त वायु सीमा करार होने से अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक संबंधों को पुनः बल मिला है। 1998 में भारत परमाणु हथियार संपन्न देश बना। परमाणु परीक्षण में से नाराज हुए अमेरिका ने भारत के विरुद्ध गंभीर और आर्थिक सैनिक प्रतिबंध लगा दिए थे, पर बाद में अमेरिका ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि भारत परमाणु हथियारों से लैस है। अगस्त 2007 की बात करें तो अगस्त 2007 में समझौता 123 के फल स्वरूप भारत पहले अमेरिका और बाद में NSG के 44 अन्य देशों से सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा हासिल करने में कामयाब हो सकता है। मनमोहन सिंह सरकार इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही थी। हालांकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और अक्टूबर 2007 में भारत सरकार को लेकर दुविधा की स्थिति में दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने प्रमुख विपक्षी दल भाजपा और अपने सहयोगियों यानी वामपंथियों को विश्वास में लेने की जरूरत नहीं समझी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जनवरी 2007 में भारत की यात्रा की और इस यात्रा से रूस के साथ हमारी परंपरागत मैत्री को और अधिक बल मिला। रक्षा और पूजा के क्षेत्रों में सहयोग को भी बल मिला। रूसी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्लोनास का शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया और भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में रणनीतिक भागीदारी के बारे में जो निर्णय लिया गया विद्यार्थियों, उससे यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत हुए। यह भागीदारी विश्व शक्ति के रूप में भारत के बढ़ते महत्व की पहचान है। भारत की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और राजनयिक उपलब्धि यह रही है कि ग्रुप 4 के देशों में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अपनी अपनी दावेदारी एक स्वर में प्रस्तुत की है। 7वां भारत यूरोपीय संघ EU की नीति एवं सुरक्षा पर परामर्श 22 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। परामर्श की अध्यक्षता श्री विकास स्वरूप सचिव पश्चिम विदेश मंत्रालय तथा एनरिक मोरा यूरोपीय बाह्य कार्यवाही सेवा की राजनीतिक मामलों में राजनीतिक निदेशक के उप महासचिव द्वारा की गई थी। इस दौरान विद्यार्थियों दोनों पक्षों ने इस साल जुलाई में हुए 15वें भारतीय सम्मेलन में दोनों पक्षों के संबंधों के लिए दी गई नई राजनीतिक गति पर संतुष्टि जाहिर की और दोनों पक्षों ने शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का जायजा भी लिया। इंडिया इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप टू 2025 को लागू करने की प्रतिबद्धता को दोबारा पुष्ट किया गया। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच विभिन्न संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा की। इसमें साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, सुरक्षा, निशस्त्रीकरण एवं अप्रवास भी शामिल था। भारतीय यूरोपीय संघ सुरक्षा साझेदारी के तहत सहयोग बढ़ाने की संभावना का पता लगा। दोनों पक्षों ने कोविड-19 के बाद की दुनिया में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया और इसमें स्वास्थ्य सेवा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन और सुधारित बहुपक्षवाद और हरित संक्रमण शामिल किए गए। इन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था बहाली के प्रयासों के लिए सहयोग के महत्व को बल दिया और ध्यान दिया कि इस संबंध में जल्द से जल्द व्यापक और निवेश पर उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की जाए। भारत की समस्याएं और चुनौतियों पर हम प्रकाश डालें तो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं ने अनेक उतार चढ़ाव का सामना किया, पर राजनीतिक व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। विद्यार्थियों, ये सब हम जानते हैं कि हमारे राजनीतिक दलों को अवैध साधनों से कमाए गए काले धन से पोषण मिलता है और अनेक बाहुबली राजनेताओं पर बड़े गंभीर अभियोग भी लगाए गए। जब राजनेता ही भ्रष्टाचार से ग्रस्त है तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार नौकरशाही को भी अपनी चपेट में ले लेगा, क्योंकि भ्रष्ट नेताओं को भ्रष्ट नौकरशाहों की आवश्यकता होती है। चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश अवश्य की, लेकिन इन संस्थाओं की अपनी कुछ सीमाएं हैं। गरीबी और बेरोजगारी, पहली समस्या को हम देखें तो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से आर्थिक विकास की दर बढ़ी है, 10% तक ये पहुंच चुकी है, परंतु हमारी 1/4 जनसंख्या अभी भी अत्यंत गरीबी में रह रही है। गरीबी, अस्वास्थ्य, बढ़ती हुई झोपड़पट्टियां, इन समस्याओं का समाधान भारत में अभी तक नहीं हो पाया है। पिछले कुछ वर्षों में BPO, IT,
टेलीकॉम और हाल में रिटेल सेक्टर में रोजगार तो पैदा किए गए, लेकिन गौर करने की बात यह है विद्यार्थियों की इसका दायरा शहरों तक ही सीमित है। अकुशल श्रमिक चाहे वे शहरों में हो अथवा गांवों में रोजगार की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों और मजदूरों की संख्या करोड़ों में है। इनमें कृषि मजदूर, रिक्शा चालक, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले, घरों में काम करने वाले, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, सफाई कर्मी आदि शामिल हैं। इन्हें आज भी प्रतीक्षा है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिले और इनके लिए सरकार की ओर से शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं जुटाई जाएं। निरक्षरता, महंगाई और कुपोषण, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए। भारत में निरक्षरता की आबादी इंडोनेशिया की कुल जनसंख्या से ज्यादा है। देश में अनपढ़ों की तादाद 28.20 करोड़ है। साल 2015-16 के बजट में शिक्षा पर खर्च का 16% घटा दिया गया। साल 2014-15 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए आवंटन बजट कुल सरकारी खर्च का 4.6% था, जिसे 2015-16 में कम करके 3.9% कर दिया गया। विकेंद्रीकरण में सुधारों के तहत कर केंद्रीय आय में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में के लिए जो आवंटन हुआ था उसमें कमी कर दी गई। इंडिया स्पैन की रिपोर्ट से बताया गया है कि इससे स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में किस तरह से प्रभाव पड़ा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2010 में दुनिया में शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च जीडीपी का 4% था, जबकि भारत में यह प्रतिशत 3.3 था। स्कूल जाने वाले कुल बच्चों में 18% ऐसे हैं जो माध्यमिक शिक्षा को पूरी नहीं करते। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, लेकिन इसकी आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान कम हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे कारण हैं विद्यार्थियों जो चिंता का विषय है। मुद्रास्फीति भी चिंता की वजह है, जो मुख्यतः खाने की मुख्य वस्तुओं, दालों के दाम बढ़ने की वजह से बढ़ी है। इंडिया स्पैन के मुताबिक यह अभी कायम रहेगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और थोक बिक्री मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई दो सूचियां हैं जिनसे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति का पता चलता है। वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर मांग की वजह से 2015-16 की दूसरी तिमाही के अंत तक आयात और निर्यात दोनों में 10% की कमी आई है। विद्यार्थियों, हालात में सुधार के बावजूद भारत दुनिया के सबसे अधिक 4 करोड़ अविकसित बच्चे, जिनका कद अपनी उम्र से औसत से भी कम है, यह कुल बच्चों का 38.7% है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब और सबसे अच्छी आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में पोषण का अंतर साफ नजर आता है। उदाहरण के लिए झारखंड में 5 साल से कम आयु के 47% बच्चे अशिक्षित हैं, जबकि केरल में 19%। सबसे गरीब राज्यों को उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है। उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए केंद्र से विशेष राशि मिलती है। हालांकि अब पहले के मुकाबले ज्यादा बच्चों का टीकाकरण होता है, फिर भी जुलाई में जारी बच्चों के त्वरित सर्वेक्षण में राज्यों में भारी अंतर नजर आता है। भारतीय समस्याओं में, कठिनाइयों में एक आरक्षण का भी मुद्दा जो है बहुत ही सर्वोपरि है। भारत में आरक्षण को लेकर भी एक बड़ा झगड़ा देखा जा सकता है। 14 अगस्त 2007 को उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि आरक्षण अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता, किसी न किसी दिन इसे रोकना होगा। कुछ सालों या दशकों बाद इसे एक दिन जरूर समाप्त करना होगा। यदि यह लगातार लागू रहा तो जिस उद्देश्य के लिए ये लागू किया गया था वह निष्फल हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी। साथ ही यह बताया कि गरीब सवर्णों के लिए यह कोटा आरक्षण की मौजूद तय सीमा 50% से अलग है। अभी देश में कुल 49.5% आरक्षण है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जातियों को 15% और अनुसूचित जनजातियों को 7.5% के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह भी बात है कि गरीब सवर्णों को प्रस्तावित 10% आरक्षण मौजूदा 50% की सीमा से अलग ही होगा। इस मंजूरी के बाद विद्यार्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में अलग से 10% कोटा होगा। और हालांकि सवर्णों को आरक्षण मिलने के राह में मोदी सरकार ने बहुत ही आसान बना दिया है।
न्यायालय ने यह भी टिप्पणी करी है विद्यार्थियों के उच्च शिक्षण संस्थाओं में पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण लागू करने के मामले में चल रही बहस के दौरान की। और इस संबंध में एक गहरी बात यह भी है विद्यार्थियों की पिछले 73 वर्षों में एक भी जाति को आरक्षण की सूची से बाहर नहीं किया गया। यह बहुत ही विचारणीय और प्रश्न है। इससे यह सिद्ध होता है विद्यार्थियों की हम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। कांचा इलिया की पहचान एक राजनीतिक चिंतक है और दलित एक्टिविस्ट के तौर पर की जाती है। मार्च 2013 के अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यदि उसे जाति के बच्चे अंग्रेजी में महारत हासिल कर रहे हैं तो दलितों को भी इससे पीछे नहीं रहना चाहिए। हम इसी तरह के वातावरण और अवसर की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो 30 साल के बाद आरक्षण खत्म कर दिया जाए। निष्पक्ष प्रतियोगिता होनी चाहिए। दलित बच्चे कहीं पीछे नजर नहीं आएंगे। देखिए, मेरे पेरेंट्स अशिक्षित थे, अशिक्षित चरवाहे थे, लेकिन शिक्षा का कमाल देखिए कि आज मैं कहाँ पहुंच चुका हूं। तो इस प्रकार से हमें शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों को, उन दलित लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए जिससे कि वे आगे आ सकें और अपने आप को शिक्षित करके वे अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा और यह जानकारी आपको किसी न किसी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। और इसके साथ ही हम विद्यार्थियों इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे कि पहला हम देखते हैं, भारत में विकास के कौन से मॉडल को अपनाया गया? पश्चिमी देशों का उदार पूंजीवादी मॉडल से क्या अभिप्राय है? सोवियत संघ के समाजवादी मॉडल से क्या अभिप्राय है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना किस देश में शुरू की गई? भारत को योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा किस देश से मिली? नई औद्योगिक नीति को परिभाषित करना है और नई औद्योगिक नीति को भारत सरकार ने कब अपनाया? क्या भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? क्या भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है? G8 देशों के नाम बताने हैं आपको और G8 मतलब G7 बना, उसमें रूस कब शामिल हुआ और कब उसे हटा दिया गया, इसको बताना है। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से क्या अभिप्राय है? विज्ञान और अनुसंधान परिषद में भारत का क्या योगदान रहा? भारत में कौन कौन सी नवीन औषधियों की खोज की गई? क्या भारत एक बड़ी सैन्य ताकत के रूप में उभरा? भारत की परमाणु नीति को स्पष्ट करना है। और अन्य प्रमुख प्रश्नों को हम डालें तो विश्व में शांति स्थापना के प्रयासों में भारतीय सेना का योगदान बताना है। भारत के संयुक्त नौसैन्य अभ्यास को समझाना है। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को इसमें समझाना है। इनमें उदाहरण देकर के आपको समझाना है। संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास को समझाना है। भारत का पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार का रुख है और भारत और यूरोपीय संघ का किस प्रकार का संबंध है? भारत की समक्ष प्रमुख समस्याएं, चुनौतियां क्या हैं? भारत एक बड़ी राजनीतिक और राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रहा है, इसको स्पष्ट कीजिए। और स्वतंत्रता के समय विद्यमान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालना है। आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत किस प्रकार वैश्विक राजनीति में अपने प्रभाव को उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है, इसको समझाइए। भारतीय राजनीति में आरक्षण की व्यवस्था क्या एक नासूर की तरह हो गई है? अपने शब्दों को में इसको समझाना है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित, इस अध्याय संबंधित ये विभिन्न प्रश्न जो हैं आप के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए और कक्षा परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। अब नेक्स्ट लेसन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे संपर्क करते हैं। तब तक के